गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर 11th क्लास में फिजिक्स में प्रत्यास्थता चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। इलास्टिसिटी इसको कहते हैं। तो प्रत्यास्थता को पढ़ाने से पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है उस पर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो उस बल के द्वारा उस पदार्थ के रूप, आकार, आकृति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ये एक रबड़ है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, माना इस पर मैंने खींचा इसको दोनों तरफ से तो ये खिंच गया, तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया और हम चाहे तो इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले ये था, अब हमने इसको इस रूप दे दिया, इस रूप को दे दिया इसमें। तो यानी बल लगाने पर किसी वस्तु के रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जिस बल के द्वारा हम वस्तु के रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन करते हैं उस बल को विरूपक बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब विरूपक बल किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु के रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन होता है। किसी में कम होता है ये परिवर्तन, किसी में ज्यादा होता है। जैसे रबड़ है तो रबड़ में हम ये विरूपक बल लगा रहे तो इसके रूप आकार में परिवर्तन हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। परंतु अगर यही परिवर्तन हम किसी लोहे की छड़ पे लगा दें या इसी पे लगा दें तो इस पे हमको ये परिवर्तन इस पेन पे बहुत कम दिखाई देगा। पर वो जो विरूपक बल इस पे लग रहा है वो विरूपक बल इस पे परिवर्तन करने की कोशिश अवश्य कर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे गूंथी हुई मिट्टी है, या हम आटा गूंथते घर में तो आटा गूंथ के हम गोल बनाए थे उसको। जैसे गूंथी हुई मिट्टी ये है, हमने इसको गोल रूप में दे दिया। ये गूंथी हुई मिट्टी है, ये आटा है और हम इसके ऊपर से क्या लगाते हैं? ऐसे बल लगाते हैं। तो बल लगाने पे क्या हो जाता है? इसके रूप आकार में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। ये इस प्रकार से अंदर की ओर वो आटा या मिट्टी धंस जाती है। तो अर्थात वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने पर उनके रूप या आकार में परिवर्तन होता है या परिवर्तन लाए जाने की कोशिश की जाती है। अब कुछ वस्तुओं में ये परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है, कुछ में परिवर्तन ये कम हो रहा है। अब इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे यहां पर हमने इस पे विरूपक बल लगाया, ये खिंच गया और इसको हमने विरूपक बल को हटाया, विरूपक बल लगाया तो ये खिंच गया, इसके रूप आकार में परिवर्तन हुआ। अब विरूपक बल हटा दिया तो ये अपने पहले वाले रूप आकार में आ गया। क्यों आया ये इसलिए कि प्रत्येक पदार्थ में एक गुण होता है कि वो विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए जब विरूपक बल हटाया जाता है तो वो वस्तु अपने पहले वाले रूप या आकार को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा गुण होता है कि वो विरूपक बल द्वारा किए जाने वाले रूप या आकार के परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल को हटा देने पर वो वस्तु अपने पहले वाले रूप या आकार को प्राप्त कर लेती है। ठीक है। इसीलिए जो रबड़ था ये विरूपक बल लगने पे खिंच गया, परंतु जैसे विरूपक बल हटाया तो ये रबड़ अपने प्रारंभिक रूप या आकार को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें तो ये जो गुण है वस्तु का, कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है और विरूपक बल को हटा दिए जाने पर अपने पहले वाले रूप या आकार या दोनों को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, उस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं उसको। तो प्रत्यास्थता क्या है? कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है एवं विरूपक बल को हटा देने पर अपने प्रारंभिक रूप या आकार को या दोनों को पूर्णता प्राप्त कर लेती है।
अब विरूपक बल द्वारा किसी वस्तु में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है रूपाकार में, किसी में कम परिवर्तन हो रहा है, अब किसी में नगण्य परिवर्तन हो रहा है। अब इस आधार पे कि विरूपक बल द्वारा किसी वस्तु के रूप आकार में जो परिवर्तन होता है, उस आधार पे पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन है? विरूपक बल के आधार पर पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को अगर हम देखें तो इस आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार के पदार्थ हैं पदार्थ के प्रकार। तो पहला पदार्थ है दृढ़ पदार्थ। रिजिड बॉडी या रिजिड मटेरियल। दूसरे प्रत्यास्थ पदार्थ, प्रत्यास्थ पदार्थ। इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक सब्सटेंस। तीसरा प्लास्टिक। तो दृढ़ पदार्थ कौन है? दृढ़ पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिन पर विरूपक बल लगने पर पदार्थ के रूप या आकार में या तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है या नगण्य परिवर्तन होता है। अर्थात विरूपक बल दृढ़ पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो दृढ़ पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ कौन है? जो धातुओं से बने पदार्थ हैं, जैसे लोहे से बने पदार्थ, तांबा से बने पदार्थ या किसी भी धातु से बने पदार्थ जो हैं वो दृढ़ पदार्थ हैं। इन पदार्थों में क्या होता है कि विरूपक बल लगने पे क्या होता है, इन पदार्थ के जो कण होते हैं या अणु होते हैं उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोहे की छड़ को अगर हम ऐसे खींचें तो लोहे की छड़ लंबी नहीं होगी या ये छोटी नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसको दबाएं तो इसका रूप, इसका आकार जो है छोटा नहीं होगा। इसका अगर हम इसको खींचे लोहे की छड़ को तो उसका आकार बढ़ेगा नहीं। तो इसका अर्थ है कि लोहे की छड़ क्या है? दृढ़ पदार्थ है। इसी प्रकार से जैसे अन्य धातुएं हैं वो सभी क्या है? दृढ़ पदार्थ हैं। अब ऐसा अगर हम दृढ़ पदार्थ की बात करें तो हम कह रहे हैं दृढ़ पदार्थ धातुएं, परंतु आदर्श रूप में दृढ़ पदार्थ कोई भी नहीं है, क्योंकि भले ही जो लोहे की कील है वो हमसे नहीं खींच पा रही है, परंतु अगर हमारी जगह पे उसको किसी लोहे के तार को अगर हम किसी जगह से लटका दें और उस पर नीचे लगातार हम क्या करें, उस पर हुक लगा दें और हुक से उस पर भार बढ़ाते जाएं, तो अगर उसमें भार लगातार बढ़ाते जाएं तो एक भार ऐसा अवश्य होगा जो लोहे के तार में क्या कर देगा, उसकी लंबाई में वृद्धि कर देगा। तो यानी कोई ना कोई विरूपक बल ऐसा अवश्य है जिससे कि जो दृढ़ पदार्थ हैं उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दृढ़ पदार्थ, कोई भी दृढ़ पदार्थ आदर्श रूप से दृढ़ पदार्थ नहीं है, पर फिर भी काफी हद तक धातुओं को दृढ़ पदार्थ माना जा सकता है। प्रत्यास्थ पदार्थ। प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? कि ऐसे पदार्थ जिन पर विरूपक बल लगने पर पदार्थ के रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल को हटा देने पर पदार्थ अपने प्रारंभिक रूप आकार में पूर्णतः आ जाता है। जैसे रबड़ है, इस रबड़ में क्या हो रहा है, ये अभी ऐसा था, इसमें कोई विरूपक बल नहीं लगा। अब इस हमने दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी हमने इसे विरूपक बल लगाया और इसको खींचा, ये खींच गया। तो विरूपक बल लगाने पर इस पदार्थ के रूप और आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसके आकार इसका बढ़ गया, रूप भी इसका चेंज हो गया। अब विरूपक बल को हम हटा देते हैं, विरूपक बल हमने हटा दिया, खींचना बंद कर दिया। तो खींचना बंद कर देने पे क्या होगा, ये अपने प्रारंभिक रूप आकार में पूर्णतः आ गया। तो इसलिए रबड़ क्या है, ये प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो प्रत्यास्थ पदार्थ या इलास्टिक बॉडी वो पदार्थ हैं जो विरूपक बल लगने पर उनके रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन आ जाता है और विरूपक बल को हटा देने पर ये अपने प्रारंभिक रूप या आकार या दोनों को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। रबड़ इसका एग्जाम्पल है।
इलास्टिक है, रबड़ है, स्प्रिंग है, ये जो है ये क्या है, प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? प्रत्यास्थ पदार्थ वो पदार्थ हैं जिन पर बाह्य बल विरूपक बल लगने पर जिनके रूप आकार में परिवर्तन आ गया और विरूपक बल को हटा देने पर वो अपने प्रारंभिक रूप आकार को पूरी तरह प्राप्त कर ले रही है, जैसे रबड़ में हो रहा था। तो इसके उदाहरण हैं रबड़, इलास्टिक, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज, फॉस्फोर, ब्रॉन्ज। ये जो है हमारे क्या है, ये प्रत्यास्थ पदार्थ है। अब तीसरे पदार्थ आते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कौन है? प्लास्टिक ऐसे पदार्थ हैं जिन पर विरूपक बल लगने पर उनके रूप या आकार या दोनों में हमेशा के लिए परिवर्तन आ जाता है और विरूपक बल को हटाने पर उनके रूप वे अपने प्रारंभिक रूप आकार को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अर्थात विरूपक बल लगने पर प्लास्टिक क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए विकृत हो जाते हैं, वो अपने प्रारंभिक रूप आकार को प्राप्त नहीं कर पाते। और प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल हैं, प्लास्टिक कौन है? जैसे गीली मिट्टी या गोथीली मिट्टी, या गोथा हुआ आटा, या मोम, ये सभी क्या हैं? ये तीनों ये प्लास्टिक है। इन जैसे गूथे हुए आटे में या मोम में या गीली मिट्टी, इनमें जो है अगर हम विरूपक बल लगाए तो इनके रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है, पर विरूपक बल को हटा देने पर इनके रूप आकार में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार गीली मिट्टी या मिट्टी को गूंथ कर विभिन्न आकृति के बर्तन बना देता है और वो जब कुम्हार अपने द्वारा लगने वाले विरूपक बल को हटाता है, अपने हाथों से उन पे बल लगाना बंद कर देता है, तो वो जो बर्तन है वो अपने नए आकारी में रहते हैं, वो अपने प्रारंभिक रूप आकार को पर नहीं जाते हैं, वो अपने प्रारंभिक रूप आकार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो गीली मिट्टी या गूथा हुआ आटा या मोम है, ये प्लास्टिक है। और जैसे गूथा हुआ आटा पहले इतना बड़ा गोल था, अगर हम उस पर दबाव डालें ऐसे हाथों से तो उस आटे के रूप आकार में परिवर्तन आ जाता है, और जब हम बल लगाना बंद कर देते हैं तो गूथा हुआ आटा जो है पुराने वाली आकृति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हमने देखा यहाँ पर पदार्थ तीन प्रकार के हैं, दृढ़ पदार्थ, प्रत्यास्थ पदार्थ और प्लास्टिक पदार्थ। परंतु आदर्श रूप से न तो कोई पदार्थ प्रत्यास्थ है न तो कोई पदार्थ प्लास्टिक है। जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं वो प्रत्यास्थ और प्लास्टिक के बीच की सीमा में ही स्थित है। अब देखिए प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से मतलब क्या है कि जैसे अगर हम किसी पदार्थ पर विरूपक बल का मान बढ़ाएं, जैसे मैंने इसको लटका दिया कहीं पे और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको लगातार इस पे पहले इसको मैंने कम विरूपक बल लगाया, ये कम खींचा और ये फिर छोड़ा तो ये अपने पहले वाले रूप आकार में आ गया। इस पे और ज्यादा विरूपक बल लगाया, इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, विरूपक बल को हटा देने पर ये अपने पहले वाले रूप आकार में आ गया। फिर क्या हुआ, विरूपक बल का मान और बढ़ाया तो ये और ज्यादा खिंच गया, पर विरूपक बल को हटा देने पर ये अपने प्रारंभिक रूप आकार में आ गया। तो किसी पदार्थ पर अगर हम विरूपक बल का मान लगातार बढ़ाते जाएं और उसको हटाते जाएं तो पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ अपने रूप आकार में, उसके रूप आकार में चेंज आता है, पर जैसे हम विरूपक बल को हटाते हैं वो अपने पहले वाले रूप आकार को प्राप्त कर लेता है। पर विरूपक बल को लगातार बढ़ाने पर, लगातार बढ़ा रहे हैं विरूपक बल को, तो उससे क्या होता है, एक विरूपक बल ऐसा आता है जिसके लगने पर पदार्थ अपने प्रारंभिक रूप आकार को प्राप्त नहीं कर पाता है,
कि एक ऐसा विरूपक बल अवश्य होता है प्रत्येक पदार्थ के लिए जिसके लगने पर पदार्थ के रूप आकार में परिवर्तन आ जाता है, हमेशा आ जाता है, और उस विरूपक बल को हटाने पर पदार्थ क्या होता है, अपने प्रारंभिक रूप आकार को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसका अर्थ है कि उस पदार्थ से क्या हो गया, प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर प्रत्यास्थता का गुण होता तो वो पदार्थ अपने प्रारंभिक रूप आकार में अवश्य आता। तो इसीलिए जैसे माना ये कोई, यहां पर मैंने स्प्रिंग है, इस पे मैंने ये कोई भार लटका दिया। अब इस भार का मान मैं पहले 1 न्यूटन कर रहा हूं, फिर 2 न्यूटन कर रहा हूं, तो ये विरूपक बल है, ये भार। तो ये विरूपक बल अगर हम लगातार बढ़ाते जाएं और इसको हटाते जाएं तो इस स्प्रिंग की रूप आकार में परिवर्तन होगा, ये खींचेगी, और अगर हम इसको हटा दें विरूपक बल को, ये फिर पहले वाले रूप आकार में आ जाएगी। पर अगर ये विरूपक बल लगातार बढ़ाया जाए, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन ऐसे करके, अगर हम जैसे माना मैं इसको 6 न्यूटन कर लेता हूं, तो 6 न्यूटन तक माना ये विरूपक बल क्या कर रहा है कि 1 न्यूटन से 6 न्यूटन का विरूपक बल लगने पर इस स्प्रिंग के रूप आकार में परिवर्तन हो रहा है, परंतु विरूपक बल को हटाने पर ये अपने पहले वाले रूप आकार में आ रही है। तो अर्थात 1 न्यूटन से 6 न्यूटन के बीच के विरूपक बल लगने पर इस पदार्थ में क्या है, प्रत्यास्थता का गुण मौजूद है, क्योंकि ये इन विरूपक बलों को हटाने पर यह पदार्थ अपने पहले वाले रूप आकार में आ रहा है। पर जैसे ही हम क्या करते हैं, 6 न्यूटन से ज्यादा का विरूपक बल लगाते हैं, जैसे हम क्या करें, विरूपक बल का मान 6 न्यूटन से अगर हम बढ़ा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस स्प्रिंग के रूप आकार में हमेशा के लिए परिवर्तन एक आ जाता है, एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, कि विरूपक बल का मान जैसे 6 न्यूटन से अधिक होता है तो इस स्प्रिंग की रूप की लंबाई अर्थात रूप आकार में एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है, और तब जो है विरूपक बल को हटाने पर भी ये स्प्रिंग अपने पहले वाले रूप आकार को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो इसका अर्थ है कि 6 न्यूटन से अधिक का विरूपक बल लगने पर इस स्प्रिंग से प्रत्यास्थता का गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस समय 6 न्यूटन से अधिक जो विरूपक बल लगा वो विरूपक बल क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ पर लगने वाला, किसी पदार्थ पर लगाए जाने वाले विरूपक बल का वह न्यूनतम मान जिससे अधिक मान पर पदार्थ से प्रत्यास्थता का गुण हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उस न्यूनतम विरूपक बल को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। कि वह न्यूनतम विरूपक बल जिसके लगने तक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण मौजूद होता है, और जिससे अधिक विरूपक बल लगने पर पदार्थ से प्रत्यास्थता का गुण हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उस विरूपक बल को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, एक प्रकार का विरूपक बल, कि जिससे ज्यादा विरूपक बल लगने पर पदार्थ हमेशा के लिए क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कोई रबड़ या इलास्टिक है या स्प्रिंग है, वो भले शुरू में छोटी रही होगी, अगर आप उस पर लगातार उससे भार बढ़ाते जाओ, उस पर विरूपक बल का मान लगातार ज्यादा करते जाओ, तो एक विरूपक बल ऐसा होगा जिसके लगने पर उस स्प्रिंग या रबड़ की लंबाई में हमेशा के लिए क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो वो निश्चित जो न्यूनतम विरूपक बल है, जिससे ज्यादा विरूपक बल आपने लगाया और इस स्प्रिंग और या रबड़ की लंबाई में हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया, वो न्यूनतम विरूपक बल क्या होगा वहां पर, वो प्रत्यास्थता का सीमा होगी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम किसी पदार्थ पर इसमें विरूपक बल लगाते हैं तो वो उसके रूपाकार में परिवर्तन होता है, और विरूपक बल को हटाते हैं तो उसके रूपाकार वो अपने प्रारंभिक रूपाकार में आ जाता है। अब पर यह देखा जाता है कि विरूपक बल को हटाने पर पदार्थ अपने प्रारंभिक रूप आकार में आने में कुछ समय लेता है। तो उस समय को हम पदार्थ के लिए क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। कि श्रांति काल वह काल है जिसमें कि पदार्थ विरूपक बल हटाने पर अपने प्रारंभिक रूप आकार में आने में लेता है। कि श्रांति काल वह समय है जिसको पदार्थ
अपने विरूपक बल को हटा देने पर अपने प्रारंभिक रूप आकार में आने में लेता है। ठीक है, अब प्रतिबल। स्ट्रेस, तो हमने यहां पर प्रत्यास्थता देखा। तो प्रत्यास्थता में क्या होता है, विरूपक बल लगता है और पदार्थ के रूप आकार में परिवर्तन आता है, और फिर विरूपक बल को हटा देने पर पदार्थ अपने पहले वाले रूप आकार को प्राप्त करता है या करने की कोशिश करता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। अब विरूपक बल को हटाने पर पदार्थ अपने पहले वाले रूप आकार में आता है या आने की कोशिश करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जब हम पदार्थ पे विरूपक बल लगा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। तो उस समय क्या होता है, जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उस समय पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन आता है और अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका अर्थ है कि विरूपक बल क्या कर रहा है, उस अंतर आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जैसे कोई पदार्थ है, माना ये अणुओं से मिलकर बना है, इन अणुओं के बीच क्या होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। अब हम इस पे विरूपक बल इधर की ओर लगा रहे हैं और इधर की ओर भी लगा रहे हैं। तो विरूपक बल लगने पे क्या होता है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उसके विरुद्ध विरूपक बल क्या करता है, कार्य करता है। तो तत्काल क्या होता है कि विरूपक बल के विरुद्ध इस पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि जो इस विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर विरूपक बल लगाकर हम पदार्थ को खींच रहे हैं तो खींचने की विपरीत दिशा में इधर की ओर पदार्थ के अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है जो बल विरूपक बल का विरोध करता है, और इस बल को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल। कि जब किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाया जाता है और उसके रूप आकार में परिवर्तन किया जाता है तो पदार्थ के अंदर एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है जो कि विरूपक बल द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन का लगातार विरोध करता है। इस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, और यह बल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही उत्पन्न होता है। और प्रत्यानयन बल का मान प्रत्यास्थता की सीमा में विरूपक बल के बराबर होता है, कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रत्यानयन बल विरूपक बल के बराबर होता है। तो आइए अब हम प्रतिबल को देखते हैं कि प्रतिबल किसे कहते हैं। जैसे कोई तार है, इस तार को हमने किसी दृढ़ आधार से लटका रखा है और इसके ए क्षेत्रफल पर, इसके इस भाग का क्षेत्रफल क्या है, ए है, इस पर हम एक विरूपक बल लगा रहे हैं F। तो विरूपक बल लगने पर इस पदार्थ के अंदर क्या होगा, विपरीत दिशा में यहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रत्यानयन बल जो विरूपक बल की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ, ये एक क्षेत्रफल पर उत्पन्न हुआ। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि विरूपक बल लगने पर पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्रफल पर यह प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ। इस प्रत्यानयन बल का मान भी क्या होगा, F के बराबर होगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ये कितना है, F, क्योंकि इस प्रत्यानयन बल का मान विरूपक बल के बराबर होगा प्रत्यास्थता की सीमा में। तो जब एक क्षेत्रफल पर F बल उत्पन्न हुआ तो पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल या विरूपक बल भी कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा F/A। तो इस बल को कि किसी पदार्थ पर अगर विरूपक बल लग रहा है और उसके रूप आकार में परिवर्तन किया जा रहा है
तो पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ पर जब विरूपक बल लगता है और उस पदार्थ के रूप आकार में परिवर्तन किया जाता है तो उस समय प्रत्यास्थता की सीमा में एक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल, किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। और इसका जो सूत्र है यह है बल बटे क्षेत्रफल। बल कौन सा? जो विरूपक बल है, क्योंकि विरूपक बल का मान ही प्रत्यानयन बल के बराबर होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिबल का सूत्र आ गया प्रतिबल बराबर ये बल F बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जो है इसको इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा F की विमा बटे A की विमा। तो F की विमा क्या होती है? ml t की पावर -2 और क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर। तो इसकी विमा आ जाएगी m l की पावर -1 t की पावर -2। और मात्रक क्या है इसका? इसका मात्रक है बल का मात्रक न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक ये हो गया, विमा ये होगी। अब ये 3 प्रकार का है, तो 3 प्रकार का प्रतिबल कौन है? 3 प्रकार का प्रतिबल है अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शरेखीय प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शरेखीय प्रतिबल। अब आइए विकृति पे। विकृति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तार की लंबाई, माना इसकी प्रारंभिक लंबाई थी L, और इस पे जब विरूपक बल लगा तो विरूपक बल लगने पर इस पर इसकी लंबाई माना बढ़ गई और ये इतना लंबा हो गया, ये इतना लंबा हो गया, इसकी लंबाई बढ़ के हो गई स्मॉल l। तार के रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है माना, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जब इसकी लंबाई थी L, तो L लंबाई के तार में परिवर्तन, L लंबाई के तार की लंबाई में परिवर्तन, L लंबाई के तार की लंबाई में परिवर्तन, इसकी लंबाई में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन हो गया स्मॉल l। ठीक है, जब L लंबाई का, कैपिटल L लंबाई के तार में लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ विरूपक बल के द्वारा? स्मॉल l। तो एकांक लंबाई के तार में, एकांक लंबाई के तार की लंबाई में परिवर्तन, तो एकांक लंबाई के तार की लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा? स्मॉल l बटे कैपिटल L। तो ये जो परिवर्तन आया कि किसी वस्तु पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके एकांक आकार में होने वाला जो ये भिन्नात्मक परिवर्तन है, इसे कहते हैं एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। तो एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं।
और इसका कोई मात्रक नहीं है। ये विकृति का सूत्र हो गया कि विकृति बराबर क्या होगा, परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। और अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ आएगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। और अगर रूप में परिवर्तन हो रहा है तो तब ये विकृति आती है अपरूपण विकृति। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसके अंश, ये विकृति का सूत्र है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ऊपर नीचे मात्रक सेम आएगा, तो ये मात्रकहीन राशि है। तो विकृति का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि है और ये विमाहीन राशि भी है। और विकृति जो है 3 प्रकार की होती है। अगर विरूपक बल के द्वारा लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, एक दिशीय परिवर्तन हो रहा है, तो जो विकृति आएगी उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। तब विकृति क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य विकृति। तब लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्घ्य विकृति कहलाता है। दूसरी जो विकृति है कि अगर हम जैसे किसी गैस को दबाते हैं तो या उसका प्रसार करते हैं तो आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस समय आयतन में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन है वो कहलाएगा आयतन विकृति। और अगर किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय विरूपक बल लग रहा है तो उसके रूप में परिवर्तन आता है, तो उस समय रूप में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन वो कहलाता है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। और विकृति ये 3 प्रकार की होगी। अनुदैर्घ्य विकृति के संगत जो प्रतिबल होगा वो होगा अनुदैर्घ्य प्रतिबल। आयतन विकृति के संगत जो प्रतिबल होगा वो होगा अभिलंब प्रतिबल। और अपरूपण विकृति के संगत जो प्रतिबल है वो है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या है प्रतिबल की, ml की पावर -1 t की पावर -2। जबकि विकृति की कोई विमा नहीं है, विकृति का कोई मात्रक नहीं है। विकृति 3 प्रकार की ये होगी। अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम हुक का नियम पढ़ेंगे और इन सभी विकृति और अपरूपण प्रतिबलों के प्रकार को पढ़ेंगे। थैंक यू।